नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, छोटा सा मेरा प्रयास है कि लगातार मैं आपको क्लास दूं, पर यकीन कीजिएगा आप लोग सपोर्ट नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो जिससे दोस्तों डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग और फिर क्लास नहीं चलती। हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, हमारी किसी प्रकार की कोई अर्निंग नहीं होती। लेकिन दोस्तों हमारी पेड क्लासेस है, जिस वजह से हमने पेड क्लासेस स्टार्ट की है। जिस भी भाई को क्लास लेनी है, संविधान की, हिस्ट्री की, हिंदी की, जीके जीएस के नोट्स लेने हैं, वो ले सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास है यहाँ पर भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आज 21वीं क्लास है आपकी। तो आप पढ़ेंगे भारत सरकार के जितने भी राजस्व होते हैं, राजस्व का मतलब आमदनी की, जो भी आमदनी होती है। देखिए, संचित का मतलब होता है सींचना, यानी कि धन कहाँ से आएगा भारत सरकार के पास, कौन कौन से वो तरीके हैं। तो जैसे इनकम टैक्स से आएगा, निगम कर से आएगा, सीमा शुल्क से आएगा, उत्पाद शुल्क से आएगा, सेवा कर से आएगा। अब कहेंगे सर ये सब तो समाप्त कर दिए गए और जीएसटी लागू कर दिया गया। ये जीएसटी के अंदर ही है सब। तो ये जितने भी हैं दोस्तों, ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण, या जो भी ऋण की अदायगी है, उससे प्राप्त राशि को एक निधि में जमा कर लिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है, जिसे ही भारत की संचित निधि कहते हैं। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से समझाऊं, ये समझाना भी जरूरी भी है। देखिए दोस्तों, दो तरह के पर्स होते हैं। एक आपके रोजमर्रा के खर्चे, जो हमेशा आपके जेब में पैसे रहते हैं कि भाई इस पर्स से मैं पैसे खर्च करूंगा। लेकिन एक वो पैसे हैं जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक निधि, ठीक है, जो आपके बैंक में रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुशी में उस पैसे को निकालते हैं या दुख में वो उस पैसे को निकालते हैं। तो फिलहाल मैं जिस खर्चे की बात कर रहा हूँ, जिस पर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिस धनराशि से आप डेली पैसे अपने घर पे रखते हैं जिस पर्स में, और उसी पर्स से आप डेली खर्च भी करते हैं, और बचा कुचा जो आपको लगता है कि अब ये यार मुझे बचा के रखने चाहिए, फ्यूचर में काम आएंगे, उस धनराशि को बोलते हैं आकस्मिक निधि। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की भी दो प्रकार की फंड होते हैं, संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि होती है, ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार की भी दो निधि होती हैं, संचित निधि होती है और आकस्मिक निधि होती है। अब संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या खर्च की जा सकती है। मतलब विधेयक पारित होगा तो ही आप इस धनराशि को निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं एक कानून के तहत। अब पेपर में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संसद क्या होती है, मैंने उस दिन भी बताया था, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब इसको ऐसे पढ़ें, संचित निधि से कोई धनराशि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर देने के पश्चात ही निकाल ली या खर्च की जा सकती है। तो संसद में तीन शब्द छिपे हुए हैं। संसद मिलकर तीन शब्दों से मिलकर बनी है, संसद राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्य से। ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 114 यानी कि 114 का तीसरा अध्याय बोलता है, ठीक है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा, 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल, इनकी 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से 114 क्या बोलता है कि कोई भी धनराशि से अगर हम संचित निधि से पैसे निकालने हैं तो संसद द्वारा विनियोग विधेयक से ही निकाल सकते हैं। जब विनियोग विधेयक को हर हालत में पारित किए जाने के प्रारंभ 1 अप्रैल से पारित करना संभव नहीं हो पाता, तब बजट प्रक्रिया पूरी न होने के कारण सरकार को खर्च चलाने के लिए वोट एंड अकाउंट पारित कर दिया जाता है। यानी कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा में ना समझें, इसको हम समझा देते हैं। सरकार का खर्चा था सपोज करो 10 रुपये समझने के लिए, और काम नहीं चला और 1 अप्रैल से ज़्यादा समय भी बीत गया, तो सरकार क्या करेगी? अतिरिक्त धन निकाल सकती है, लेकिन अतिरिक्त धन निकालने के लिए उसे वोट एंड अकाउंट पारित करना भी होगा, ठीक है। आपका बजट सत्र कितना होता है? क्वेश्चन ये भी आता है, 1 अप्रैल या 31 मार्च को बजट सत्र होता है, उससे पहले पहले सरकार को ये पारित करना होता है। अगर कोई सरकार बजट पारित करने में असमर्थता दिखाती है या नहीं करती, तो समझो सरकार क्या हो जाती है दोस्तों, हट जाती है या गिर जाती है। लेखा अनुदान का प्रावधान मुख्यतः आम चुनावी वर्षों में किया जाता है, जैसे अब चल रहा है, ठीक है, तो फटाफट खर्चे होते हैं। वोट एंड अकाउंट क्या है, इसको भी समझे। चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन के कारण और नई सरकार के गठन होने तक नियमित बजट के एक भाग के लिए संसद की स्वीकृति के लिए अस्थायी बजट लेखानुदान का प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार का खर्चा ज़्यादा है, उसको और पैसे की आवश्यकता है,
तो सरकार वोट एंड अकाउंट विधेयक पारित करके उस पैसे को निकाल सकती है। अब देखिए रोज़मर्रा के आपके भी खर्चे होते होंगे, डेली आपको खाना खाना है, आपको आपको घूमने जाना है या बाइक का खर्चा, तेल का खर्चा, जो भी रोज़मर्रा के खर्चे हैं, उसी प्रकार भारत की संचित निधि पर भी हर महीने, पर दिन, हर सप्ताह जो खर्चे हैं वो कौन-कौन से हैं? अगर पेपर में आ जाता है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता और उससे संबंधित खर्चे, ये भारत की संचित निधि से निकाले जाते हैं और उनको पूरा किया जाता है। दूसरा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते इसी से ही दिए जाते हैं। ये पेपर में आएँगे कि बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष जी का वेतन कौन से फंड से दिया जाता है? तो आप कौन से फंड से कहेंगे? संचित निधि से दिया जाता है। मैंने अभी बताया ना कि 2 प्रकार के फंड होते हैं, एक होती है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। तो जितने भी आप पदाधिकारी देख रहे हो, सभापति हो, उपसभापति हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, इन सभी के वेतन किससे दिए जाएंगे? संचित निधि से दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन, ये सभी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का वेतन और पेंशन। ऋण पर ब्याज अगर मिल रहा हो या ऋण की हमें अदायगी करनी है, हमने कर्जा किसी से ले रखा है और उस कर्जे को चुकाना है, जैसे आप लेते हैं, तो वो कहाँ से होगा? वो संचित निधि से ही खर्च होगा तथा अन्य संबंधित व्यय भी इसी फंड से खर्च किए जाते हैं। तो अब तक आपने एक फंड के बारे में पढ़ा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार का एक फंड का नाम है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 266 कहता है। लेकिन एक और फंड है, वो है आर्टिकल नंबर 267, जिसे हम बोलते हैं आकस्मिक निधि। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य सरकार की आकस्मिक निधि सर्जित करने की शक्ति देती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके घर में किसी प्रकार का कोई शादी समारोह आता है या ईश्वर ना करे कि कभी ऐसा हो कि कोई समस्या हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई आपात इमरजेंसी आ जाए, तो आप क्या करते हैं? आप बैंक में जाते हैं और जो भी आपकी धनराशि है बची कुची, आप उसे निकालते हैं और जो भी दुर्घटना घटी है उसको ठीक करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। करते हैं, नहीं करते? यस और नो? तो इसी प्रकार देश का भी एक आकस्मिक निधि होती है, एक फंड होता है। वो कौन से फंड के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 267 के तहत होता है। और हर राज्य सरकार उसको क्या करती है? संचित करती है। राज्य सरकार का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। यह निधि कब की गई थी? पेपर में आएगा। यह निधि बनी थी, यह फंड जो बना था, भारत की आकस्मिक निधि जो बनी थी, सन 1950 में ही गठित कर दी गई थी। यह निधि कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन है। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि जो संचित निधि थी, जो अभी आपने पढ़ी है, संचित निधि है, उसमें खर्च कैसे होगा? उसमें संसद के द्वारा होगा, यानी कि पहले लोकसभा में पारित होगा, हो सकता है राज्यसभा में पारित हो, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाए, वो राष्ट्रपति परमिशन देंगे, तीनों लोग परमिशन होगी तब वो फंड पारित होगा। क्लियर? लेकिन आकस्मिक निधि में क्या होगा? ऐसा नहीं होता। इसमें 3 चीज होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सब खर्च करने का अधिकार किसको दिया गया है? कार्यपालिका को। अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा भी मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए, पैसे कितने भी लग जाएं, तो कार्य कौन कर रहा है? डॉक्टर। तो डॉक्टर ही बताएगा भाई मेरा इतना खर्चा है, इतना पैसा चाहिए। अगर कहीं भूकंप आ रहा हो या कोई आपदा घटित हो गई हो या कोई दंगे फसाद हो गए हो, कुछ भी हो गया हो, तो हम फंड कहाँ से निकालते हैं? या युद्ध हो गया हो तो आकस्मिक निधि से निकालेंगे और संबंधित जो भी दुर्घटना है उसको क्या करेंगे? ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन किसके अधीन होगा? कार्यपालिका। अब वो 10 रुपये खर्च करे, उसमें से 1000 करे, करोड़ करे, 2 करोड़ रुपए, और जब वो ठीक हो जाएगा, पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा, घर पे आ जाएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बताइए कौन कौन से बिल लगे हैं, कहाँ कितना हमने खर्च करा है, तब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन समस्या ठीक होने के बाद जब हम पैसा आकस्मिक निधि से निकालते हैं तो पूरा पैसा खर्च करने का अधिकार किसके पास होता है? ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका के नियंत्रणाधीन होता है। अब आ गया ये, जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधित नहीं करता, तब तक समय समय पर अनपेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधि से अग्रिम धन दे सकती है। नंबर 1 बात, इसको छोड़िए, मैंने जो बताया वो याद रखिए। इस निधि में कितनी रकम होगी यह संबंधित विधानमंडल विनियमित करेगा, जो कि आज तक भी डिसाइडेड नहीं हुआ। ठीक है, कितने रुपए भी हम इसमें से जमा कर सकते हैं वो डिपेंड करता है भाई। देखिए जैसे परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के हिसाब से हम क्या करते हैं कि यार इतने रुपए होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस हिसाब से
यहाँ पर क्या होता है, संबंधित विधानमंडल क्या करता है, उसको विनियमित करता है कि भाई इतना पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड में होना ही, आकस्मिक निधि में होना ही होना चाहिए। तो आपने ये 2 फंड पढ़े। तो अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, मैं थोड़ा-सा समझाने के लिए बता दूँ। अगर आपसे पूछे जाए कि संविधान या संसद द्वारा जो भारित व्यय हैं, वो कौन-सी निधि पर हैं? आँख मीच के लगा देना, संचित निधि पर है। आपसे पूछे कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उनके सभापति हों, उपसभापति हों, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, उनकी पेंशन भत्ते कहाँ से दिए जाएँगे? तो आप कहेंगे संचित निधि से दिए जाएँगे। आपसे पूछे कि भारत का जो संचित निधि है, वो जो राशि है, वो किस तरीके से निकाली जाएगी? तो आप कहेंगे विनियोग विधेयक द्वारा पारित करके संसद की स्वीकृति से ही निकाली जाती है। तो समझ रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपका ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद और वीडियो को कर दीजिए शेयर। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।